नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग क्लास 9 के चैप्टर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है संरचना एवं उच्चावच, यानी स्ट्रक्चरल एंड रिलीफ। हमारे देश का आकार विशाल है, जिसके कारण इसके भौतिक स्वरूप में विविधताएं पाई जाती है। कहीं ऊंचे ऊंचे विशाल पर्वत है, तो दूसरी ओर पठारी भाग एवं दूर दूर तक चौरस दिखाई देने वाला विशाल मैदान है। यानी कहने का मतलब है कि हमारा देश का आकार जो है बहुत बड़ा है, यानी विशाल है, और जिसके कारण इसका जो फिजिकल रूप है उसमें अंतर पाई जाती है। कहीं कहीं पर बहुत ऊंचे ऊंचे विशाल पर्वत है, तो दूसरी ओर देखा जाए तो पठारी भाग है, पठार है, और दूर दूर तक चौरस दिखाई देने वाला विशाल मैदान है। यानी जमीन जो है एकदम बराबर है, अर्थात यहाँ सभी प्रकार के स्थलाकृति का विकास हुआ है। यानी भारत में सभी प्रकार के स्थल की आकृति है, यानी पर्वत भी है, पठार भी है और समतल मैदान भी है। ये सभी स्थलाकृति सभी जगह एक समान नहीं है। विशाल पर्वतीय भाग कहीं बर्फ से ढका है, तो कहीं उन पर घने वन उगे हुए हैं। इसी प्रकार नदियों ने पठारी भाग को काट छाट कर उबड़ खाबड़ बना दिया है। आप जानते हैं कि जहाँ पर पठारी भाग है, पठार है, वहाँ से नदियाँ निकली है, और ये नदियाँ जो है पठार को काट छाट करके उबड़ खाबड़ बना दिए हैं, जिसको हम लोग 2.1 के माध्यम से समझ सकते हैं। भारत की वर्तमान भौतिक रूपरेखा तैयार होने में करोड़ों वर्ष लगे हैं। यानी वर्तमान में जो उसका भौतिक रूपरेखा देखने को मिलता है, पहाड़, जंगल, पठार, चौरस, विशाल मैदान, इसको बनने में करोड़ों वर्ष लगे हैं। इस लंबी अवधि में भूगर्भीय हलचल के साथ साथ बाह्य शक्तियाँ जैसे अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण की भी अहम भूमिका रही है। यानी करोड़ों वर्ष तो लगा है, लेकिन इस अवधि में भूगर्भीय हलचल यानी जैसे भूकंप, अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण की भी भूमिका रही है। देखिए, भारत का भौतिक स्वरूप उत्तर में विशाल हिमालय पर्वत है, जिसके अंतर्गत कश्मीर घाटी आती है। और कश्मीर घाटी जैसे ही ये ख़त्म होता है, हिमालय पहाड़ का हिस्सा ख़त्म होता है, तब गंगा सिंधु का मैदान आ जाता है, जो विशाल मैदान है, समतल है। उसके बाद दक्षिण की ओर दक्षिण का पठार है। इस दक्षिण के पठार में कौन कौन पठार आता है? तो मालवा का पठार, उसके बाद बीच में आता है दक्कन का पठार, उसके बाद कर्नाटका साइड में नीलगिरी का पठार आता है, और उसके बाद तमिलनाडु में अंतिम छोर में कन्याकुमारी आता है। अंतिम मुख्य बिंदु है, स्थल भूमि का अंतिम छोर कन्याकुमारी है, और उसके बाद समुद्र आ जाता है हिंद महासागर। भूगर्भ शास्त्रियों ने भारत के भौतिक स्वरूप के निर्माण को बताने की कोशिश की है। यानी ये जो जितना भी भौतिक स्वरूप के निर्माण बताया जा रहा है, उसको कौन बता रहा है? तो भूगर्भ शास्त्री बता रहे हैं। इस संदर्भ में कई सिद्धांत प्रचलित है। यानी अलग अलग भूगर्भ शास्त्री हैं, वह अपना अपना सिद्धांत बताते हैं, और इस कारण कई सिद्धांत प्रचलित है। किंतु वर्तमान में अधिकतर भूगर्भ शास्त्रियों ने प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत पर सहमति दी है। यानी कौन सा सिद्धांत दिया है अधिकांश भूगर्भ शास्त्री?
तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण भूपर्पट्टी कई प्लेटों में विभाजित है। यानी संपूर्ण जो भूपर्पट्टी है वह कई प्लेट में विभाजित है। यानी पृथ्वी का जो भूपर्पट्टी है वह कई प्लेट में विभाजित है, बटा हुआ है। भारत का प्रायद्वीपीय पठार इसी का हिस्सा है। भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है इसी का हिस्सा है। अब देखिए बॉक्स में दिया है प्लेट विवर्तनिक शब्द का प्रयोग कनाडा के भूवैज्ञानिक जॉन टूजो विल्सन ने 1965 ईस्वी में किया था। पूछा जाएगा कि प्लेट विवर्तनिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया था, तो कहेंगे कि कनाडा के भूवैज्ञानिक जॉन टूजो विल्सन ने किया था। किंतु इस सिद्धांत का सर्वप्रथम WJ मॉर्गन ने 1967 ईस्वी में प्रतिपादन किया। शब्द का प्रयोग किया था जॉन टूजो विल्सन, लेकिन इस सिद्धांत को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया WJ मॉर्गन। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी परपट्टी 6 बड़ी एवं 9 छोटी छोटी प्लेट से बनी है। इस सिद्धांत में उन्होंने बताया कि पृथ्वी की ऊपरी परपट्टी जो है 6 बड़ी एवं 9 छोटी छोटी प्लेटों से मिलकर बनी है। बड़े प्लेट में कौन कौन आता है, तो ऑस्ट्रेलियाई भारतीय प्लेट यानी ऑस्ट्रेलियन इंडियन प्लेट। पहला जो बड़ा प्लेट में 6 प्लेट आएंगे, तो पहला प्लेट है ऑस्ट्रेलियन इंडियन प्लेट, दूसरा जो है अफ्रीकन प्लेट, तीसरा है अमेरिकन प्लेट, चौथा है यूरेशियन प्लेट, पांचवा है पैसिफिक प्लेट यानी प्रशांत प्लेट, छठा है अंटार्कटिक प्लेट। छोटे प्लेट में 9 है। कौन कौन है, अभी ऊपर बताया गया था कि टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी को 6 बड़ी एवं 9 छोटी छोटी प्लेट से बनी हुई है। तो छोटे प्लेट में कौन आएगा, अरेबियन प्लेट, फिलीपीन प्लेट, जुआन दू फुका प्लेट, कोकोस प्लेट, नजिका प्लेट, स्कोटिया प्लेट, कैरिबियन प्लेट, सोमालिया प्लेट, बिस्मार्क। ये 9 छोटे प्लेट हैं। प्लेट धरातल के वे कठोर क्षेत्र हैं जो ठोस भूपटल का निर्माण करते हैं। 2 प्लेटों के बीच विवर्तनिक घटनाएं तथा प्लेट सीमांत का निर्माण होता है। यानी 2 प्लेट के बीच में विवर्तन यानी मुड़ने की घटनाएं होती है, जिससे प्लेट सीमांत का निर्माण होता है। प्रायद्वीपीय पठार भूपर्पट्टी के सबसे पुराने भागों में से एक है। प्रायद्वीपीय जो पठार है भूपर्पट्टी के सबसे पुराने भाग में से एक है। पूछा जाएगा कि पृथ्वी के भूपर्पट्टी के सबसे पुराना भाग कौन सा है, तो कहेंगे प्रायद्वीपीय पठार। यह भाग सबसे प्राचीन भूखंड का प्रतिनिधित्व करता है और ये प्रायद्वीपीय पठार जो है यही जो है प्राचीन भूखंड का प्रतिनिधित्व करता है। यह कभी समुद्र में नहीं डूबा, अर्थात यह भाग भारत का सबसे प्राचीन, कठोर एवं मूल भूखंड है। यह कभी समुद्र में नहीं डूबा है। पूछा जाएगा कि भूपर्पट्टी के वह कौन सा भाग है जो कभी समुद्र में नहीं डूबा, तो आप कहेंगे प्रायद्वीपीय पठार। यह भाग भारत का सबसे प्राचीन, कठोर एवं मूल भूखंड है। इसे सील्ड प्रदेश भी कहा जाता है। यानी प्रायद्वीपीय पठार को सील्ड प्रदेश भी कहा जाता है।
प्लेटों की गति के कारण प्लेटों के अंदर एवं ऊपर के शैलों में दबाव एवं तनाव का बल लगता है। जब प्लेट की गति होती है तो प्लेट के अंदर और ऊपर जो भी शैल होता है यानी पत्थर होते हैं उसमें दबाव आता है एवं तनाव, दबाव एवं तनाव का बल लगता है। इस कारण मोड़ यानी वलन, भ्रंशीकरण तथा ज्वालामुखीय क्रियाएं होती है। अब यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि बताइए प्लेटों की विवर्तन के कारण क्या क्या हो सकता है। तो कहेंगे फोल्ड आ सकता है यानी मोड़ आ सकता है, भ्रंशीकरण हो सकता है और ज्वालामुखी क्रियाएं होती है। इन प्लेटों की गतियां को 3 वर्गों में बांटा गया है। प्लेट की जो गति होती है उनको 3 वर्गों में बांटा गया है। कुछ प्लेट एक दूसरे के करीब आते हैं और विनाशी प्लेट सीमांत का निर्माण करते हैं। कुछ प्लेट एक दूसरे के नज़दीक में आते हैं, अब विनाशी प्लेट सीमांत का निर्माण करते हैं। जब 2 प्लेट आपस में टकराएंगे तो क्या होगा, टकराने पर जो प्लेट का निर्माण होगा उसको विनाशी प्लेट सीमांत कहेंगे। कुछ प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है तब निर्माणक प्लेट सीमांत का निर्माण होता है। जब 2 प्लेट दूर दूर जाएंगी तब एक प्लेट बनता है जिसको निर्माणक प्लेट कहा जाता है। परंतु जब 2 प्लेट एक दूसरे को रगड़ते हुए विपरीत दिशा में जाती है तो उसे संरक्षित प्लेट सीमांत कहते हैं। यानी आप जान गए कि गति, प्लेट की जो गति है 3 भाग में बांटा गया। पहला क्या है, इसमें 2 प्लेटें नज़दीक में आती है जिससे एक दूसरे के पास यानी समीप आती है तो विनाशी प्लेट का निर्माण होता है। लेकिन कुछ प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है तब निर्माणक प्लेट का निर्माण होता है। परंतु जब 2 प्लेट एक दूसरे को रगड़ते हुए विपरीत दिशा में जाती है, उसी दिशा में नहीं विपरीत दिशा में जाती है रगड़ते हुए, तो उसे संरक्षित प्लेट सीमांत कहते हैं। जब 2 प्लेट एक दूसरे के करीब आती है तब या तो वे टकरा कर टूट सकती है या एक प्लेट फिसल कर दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है। नज़दीक में आएगी तो क्या होगा, अभी हम आपको बताएं कि विनाशी प्लेट का निर्माण करेगी जब पास में आएगा तो विनाशी कब करेगा, या तो वे एक दूसरे से टकरा के टूट जाएगा या एक प्लेट फिसल कर दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है। इन प्लेटों में लाखों वर्षों से हो रही गति के कारण महाद्वीपों की स्थिति एवं आकार में परिवर्तन आया है। यानी लाखों वर्ष की गति के कारण महाद्वीप की स्थिति बदल जाती है और आकार में परिवर्तन हो जाता है। भारत की वर्तमान स्थलाकृति का आधारभूत विकास भी इस प्रकार की गतियों से हुआ है। देखिए बॉक्स में बताया गया है पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में। पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। यानी पूछा जाएगा कि पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई थी, तो कहेंगे लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले। पृथ्वी की इस आयु को 4 महाकल्पों यानी एरा में बांटा गया है। पृथ्वी की आयु को 4 महाकल्पों एरा में बांटा गया है। पहला है अजैविक जिसको एजोइक कहा जाता है। दूसरा है पूरा जीव या प्रारंभिक, उसको बोलते हैं पेलियोजोइक या प्राइमरी। पहला होगा एजोइक, दूसरा हो जाएगा पेलियोजोइक। याद रखिए कैसे याद करना है। पूछा जाएगा पृथ्वी की आयु को कितने भाग में बांटा गया है, तो कहेंगे 4 भाग में।
कौन कौन? तो एजोइक, पेलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक। फिर से हम लोग दोहराते हैं, 4 भाग में कौन कौन? एजोइक, पेलियोजोइक, मिसोजोइक, सीनोजोइक। पुनः इन्हें कल्प में बांटा गया है, फिर इसको कई भाग में बांट दिया गया है। पूर्व कैम्ब्रियन की सबसे लंबी अवधि रही है। यह पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर आज से लगभग 55 करोड़ वर्ष पहले समाप्त हुआ। अब यानी एज पूछा जाएगा, एरा में तो बता दिए 4, लेकिन पूछा जाता है कि बताइए पृथ्वी की उत्पत्ति किस युग में हुई, तो कहेंगे पूर्व कैम्ब्रियन एज में। पूर्व कैम्ब्रियन एज में। पूर्व कैम्ब्रियन एज जो है पृथ्वी की उत्पत्ति से लेके आज से लगभग 55 करोड़ वर्ष पहले समाप्त हुआ है। भारत 20 करोड़ वर्ष सुदूर दक्षिण में था। भारत 20 करोड़ वर्ष पूर्व, 20 करोड़ वर्ष पूर्व सुदूर दक्षिण में था। इस गोंडवाना लैंड में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के क्षेत्र शामिल थे। आज तो एशिया में है भारत, लेकिन पहले साउथ में था, दक्षिण में था। और उस समय हमारा जो भारत था गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। गोंडवाना लैंड में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका आते थे। समवहनीय धराओं ने भूपर्पटी को अनेक टुकड़ा में विभाजित कर दिया। भारत ऑस्ट्रेलिया भूमि से अलग होकर, अर्थात दक्षिण का पठार उत्तर दिशा की ओर प्रवाह के कारण अपने से अधिक बड़े प्लेट, यूरेशियन प्लेट से टकराया। भारत ऑस्ट्रेलिया भूमि से अलग होके, अर्थात दक्षिण का पठार उत्तर दिशा की ओर प्रवाह के कारण अपने से अधिक बड़े प्लेट, यूरेशियन प्लेट से टकराया। इस प्रकार लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व ओलिगोसिन कल्प में इन टकराव से दोनों प्लेटों के बीच 33 भूसन्नति के अवसादी चट्टानों में वलन पैदा हुआ, जिसे पर्वतीय श्रृंखला का विकास हुआ, जिसके निर्माण का कार्य आज भी जारी है। यहाँ पर बॉक्स में देखिए क्या लिखा है। प्लेटों की गति प्रति वर्ष आर्कटिक कटक के निकट 2.5 सेंटीमीटर और प्रशांत महासागर में 5 से 18 सेंटीमीटर प्रति वर्ष है। यानी प्लेट की गति प्रति वर्ष होती है। यानी आर्कटिक कटक के निकट में 2.5 सेंटीमीटर प्रत्येक वर्ष इसकी गति होती है, जबकि प्रशांत महासागर में 5 से 18 सेंटीमीटर प्रति वर्ष इसकी गति होती है। यानी मूवमेंट करते रहता है प्लेट। पूछा जाएगा आर्कटिक के निकट कितना सेंटीमीटर, तो कहेंगे 2.5 सेंटीमीटर, लेकिन प्रशांत महासागर में 5 से 18 सेंटीमीटर प्रति वर्ष इसकी गति है। बॉक्स में देखिए क्या बताया है। पूर्व में भूमंडल पर केवल एक ही भूखंड था जिसे पैंजिया कहा जाता था। देखिए आज के समय में पृथ्वी पे 7 महाद्वीप हैं, लेकिन शुरुआत में केवल एक ही कॉन्टिनेंट था जिसे पैंजिया कहा जाता था। इस पैंजिया के मध्य में, यानी पैंजिया के बीच में एक सागर था जिसका नाम था तेथिस सागर। इस सागर के उत्तर में स्थित भाग को अंगारल लैंड और इसके दक्षिण में स्थित भाग को
गोंडवाना लैंड कहा गया। देखिए क्या है, शुरुआत में यानी शुरू शुरू में एक ही कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था पेंजिया, लेकिन धीरे धीरे विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार ये पेंजिया जो है दो टुकड़ों में टूट गया, दो टुकड़ों में टूट गया। कौन कौन टुकड़ा में? तो एक का नाम हुआ, जब टूटा तो एक का नाम हुआ अंगारा लैंड और एक का नाम हुआ गोंडवाना लैंड। जो उत्तर की ओर जो टुकड़ा हुआ उत्तर साइड में, उसका नाम हुआ अंगारा लैंड, और जो दक्षिण साइड का जो टुकड़ा था उसका नाम हुआ गोंडवाना लैंड। और हमारा जो भारत जो है शुरुआत में गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा था, जो कि बाद में जाके अंगारा लैंड से जाके धीरे धीरे उसकी ओर गति हुआ और जाके अंगारा लैंड में जाके चिपक गया। इसलिए आज हमारा जो भारत है वह उत्तरी क्षेत्र में है। लेकिन पूछा जाएगा कि शुरुआत में भारत किसका हिस्सा था, तो आपको बताना है गोंडवाना लैंड का। देखिए यहाँ पर लिखा है भारत का प्रायद्वीप पठार इसी गोंडवाना लैंड का अंश है, यानी इस हिस्सा है। हिमालय के ऊपर उठने तथा दक्षिण में टेथिस के शेष भाग के नीचे मुड़ने से एक बहुत बड़ी द्रोणी बेसिन का निर्माण हुआ। यानी क्या हुआ कि जब ये टकराए तो हिमालय ऊपर उठा और दक्षिण में टेथिस का जो शेष भाग था वह नीचे मुड़ गया, जिसके कारण बेसिन का निर्माण हुआ। इसके बाद उत्तरी पर्वतों एवं दक्षिण के पठारों से बहने वाली नदियों के अवसाद के द्रोणी में निक्षेप होने से एक बड़े समतल भूभाग का विकास हुआ, जो भारत का विशाल मैदान कहलाता है। यानी तेथिस सागर जो था, तेथिस सागर के उसमें क्या हुआ कि हिमालय ऊपर की तरफ उठा, शेष जो भाग था वह नीचे मुड़ गया। अब मुड़ने से क्या हुआ कि एक बड़ी द्रोणी बेसिन का निर्माण हुआ। इसके बाद उत्तरी पर्वत एवं दक्षिण के पठार से बहने वाली नदियों के अवसाद के द्रोणी में निक्षेप होने से एक समतल भूभाग का विकास हुआ, जो भारत का विशाल मैदान कहलाता है। यहाँ पर आपको दिखाया गया है बेसिन द्रोणी, नए मोरदान पर्वत का निर्माण हुआ। सागरों से टकराती लहरों और पठार से निकलने वाली नदियों के अवसादी निक्षेप से समुद्र तटीय मैदान का विकास हुआ है। पूछा जाएगा कि समुद्र तटीय मैदान का विकास किससे हुआ है, तो कहेंगे सागरों से टकराती लहरों और पठार से निकलने वाली नदियों के अवसादी निक्षेप से। अंडमान निकोबार द्वीप समूह निमज्जित उच्च पर्वतीय भूमि का अवशेष है। अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वह उच्च पर्वतीय भूमि का अवशेष है, जबकि लक्षद्वीप का निर्माण परवाली निक्षेप द्वारा हुआ है। लक्षद्वीप का निर्माण किससे हुआ है, तब परवाली निक्षेप से, जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है उच्च पर्वतीय भूमि का अवशेष है। यानी उसी का क्या है, छोटा सा टुकड़ा है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार जो है हिमालय पर्वत का ही डूबा हुआ भाग है। यानी आप जानते हैं कि पूर्वांचल जो पहाड़ी है वह बंगाल की खाड़ी में डूब गई और डूबने के बाद फिर वापस जो निकली है
वही अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। यानी कहेंगे कि इस प्रकार हम कहेंगे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है पर्वतीय भूमि का अवशेष है, जबकि लक्षद्वीप का निर्माण जो है परवाल से बना हुआ है, यानी कोरल रीफ है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 11% पर्वतीय भाग, यानी अगर कुल क्षेत्रफल देखा जाए भारत का तो उसमें 11% जो है पर्वत है। 11% हिस्सा में क्षेत्रफल का, कुल क्षेत्रफल का 11% में पर्वत है, 28% भाग जो है पठारी है, 18% पहाड़ी है और 43% भूभाग मैदानी है। कई एग्जामों में पूछा जा चुका है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट भाग मैदानी है, तो कहेंगे 43%। 43% जो है मैदानी है, 11% भाग पर्वतीय है, 28% भाग पठारी है और 18% पहाड़ी है। पहाड़ी एवं पठारी भाग की औसत ऊंचाई 300 से 900 मीटर के बीच में है। इसके विपरीत मैदान एवं तटीय क्षेत्र में औसत ऊंचाई 160 मीटर से भी कम पाई जाती है। उत्तर के पर्वतीय भाग की औसत ऊंचाई 1200 मीटर से 6000 मीटर तक है। उत्तर के जो पर्वतीय भाग की औसत ऊंचाई जो है, माने एवरेज हाइट, वह 1200 से 6000 मीटर तक है। इस भूभाग में कुछ शिखर ऐसे हैं जिनकी ऊंचाई 8000 मीटर से भी अधिक है। ऐसे एवरेज तो देखा गया कि पर्वत के जो ऊंचाई है 1200 से लेके 6000 मीटर तक है, लेकिन कुछ ऐसे पर्वत शिखर हैं जिनकी ऊंचाई 8000 मीटर से भी अधिक है। इनमें अधिकतर चोटियाँ, बर्फ की जो पहाड़ की चोटियाँ है, सालों भर बर्फ से ढकी रहती है। यहाँ दबाव के कारण परिवलन एवं क्षेप भ्रंश मिलते हैं। झीलों के निक्षेपित होने से बृहद हिमालय में कई घाटियों का निर्माण हुआ है। इनमें कश्मीर में डल एवं बुलर झील अवशेष के रूप में प्रमाण है। यानी कश्मीर का जो डल और बुलर झील है, पूछा जाएगा कि डल एवं बुलर झील कहाँ है, तो कहेंगे कश्मीर में। ये जो है इन्हीं के निक्षेप के द्वारा बना हुआ है। उत्तर की उच्च भूमि के मध्य में हिमाचल 1000 मीटर से अधिक गहरी गॉर्ज पाई जाती है, जिसमें कई नदियां प्रवाहित होती है। इस भूभाग के दक्षिण शिवालिक में भी कई महत्वपूर्ण घाटियों का विकास हुआ है। हिमालय पर्वत पामीर घाट से निकलकर पूरब की ओर जाता है। यह दक्षिण की ओर चाप बनाते हुए उत्तर पूर्व की ओर चली जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी को पार करने के उपरांत यह दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी को जब पार कर लेगी तो दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, जहाँ ये पटकाई और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, लुसाई, मिजोरम पहाड़ियों के नाम से विख्यात है। जहाँ पर मूर्ति है तो अरुणाचल प्रदेश में इसको पटकाई के नाम से जाना जाता है, नागालैंड में नागा, मणिपुर, लुसाई, मिजोरम पहाड़ी के नाम से विख्यात है। इसे पूर्वांचल की पहाड़ियाँ कहा जाता है। पहले ही हम बताए थे, जहाँ पर मुड़ जाती है नॉर्थ ईस्ट में तो इसका नाम कहा जाता है पूर्वांचल की पहाड़ी। इस सबको मिला के पटकाई को, नागा को, मणिपुर, लुसाई, मिजोरम, इस सब पहाड़ी को एक साथ ग्रुपिंग में पूर्वांचल की पहाड़ी कहा जाता है। और वहीं पर यह डूब जाती है बंगाल की खाड़ी में, फिर आगे जाकर निकलती है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहलाता है। हिमालय क्षेत्र में कई छोटी बड़ी हिमानियाँ मिलती है। इसमें गंगोत्री, जमुनोत्री,
सियाचिन, बाल्तोरो, बियाफो, बातुरा प्रमुख है। यहाँ कई प्रसिद्ध दर्रे भी हैं, जिनमें लद्दाख से जोजिला और बुर्जिला, देखिए लद्दाख में पाई जाने वाली जो दर्रा है, दर्रा क्या है, दर्रा को इंग्लिश में पास कहा जाता है। पास क्या है, तो देखिए पहाड़ों के बीच में जो पतला सा रास्ता होता है जिससे आवागमन किया जाता है, पहाड़ों के बीच में बने हुआ रास्ता को दर्रा यानी पास कहा जाता है। तो लद्दाख में जोजिला पास है और बुर्जिला पास है। हिमाचल प्रदेश में बारालाचा और सिपकिल्ला है। पूछा जाएगा हिमाचल प्रदेश में का प्रमुख दर्रा कौन सा है, तो कहेंगे बारालाचा दर्रा और सिपकिल्ला दर्रा। और लद्दाख में जोजिला और बुर्जिला। उत्तराखंड में थागला, उत्तराखंड में थागला। सिक्किम में नाथुला दर्रा है और जालेपला दर्रा है। यानी सिक्किम में नाथुला दर्रा और जालेपला दर्रा उल्लेखनीय है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के दक्षिण विशाल समतल भूभाग है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के दक्षिण में विशाल समतल भूभाग है जो गंगा, सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के तलछटों के निक्षेप से बना हुआ है। देखिए विशाल समतल मैदान को 3 नदियां मिलके बनाई है, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। और उन सब की जो सहायक नदी है वे सब तलछट लेके आई है, जमा की है, जिससे विशाल समतल मैदान बना है। पूछा जाएगा विशाल समतल मैदान को बनाने में कौन सी नदी की भूमिका है, तो कहेंगे गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। इसकी औसत ऊंचाई गहराई 460 मीटर है। इस समतल भूभाग के मध्य अरावली पर्वत के आ जाने के कारण सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज इस अवशिष्ट पर्वत के पश्चिम में तथा गंगा और उसकी सहायक नदियाँ यमुना, गंडक, घाघरा, गोमती, सरयू, कोसी, महानंदा आदि पूरब में बहती है। देखिए क्या है, विशाल भूभाग जो है उसके बीच में एक पर्वत आ जाता है जो कि विश्व का सबसे पुराना पर्वत है, अरावली पर्वत। अरावली पर्वत के आ जाने के कारण सिंधु और इसकी सहायक नदी, सिंधु की सहायक नदी कौन कौन है, तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज इस अवशिष्ट पर्वत के पश्चिम में ही हो जाते हैं, अवशिष्ट पर्वत के पश्चिम में। तथा गंगा और उसकी सहायक नदी यमुना, गंडक, घाघरा, गोमती, सरयू, कोसी, महानंदा आदि पूरब में बहती है। ये पश्चिम में बहती है उसके आ जाने के कारण, और ये जो है गंगा, जमुना, ये जो है पूरब में बहती है। इस तरह अरावली पर्वत जल विभाजक का काम करता है। अगर पूछा जाएगा कि सिंधु और गंगा नदी, सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र के बीच में जल विभाजक का काम कौन करता है, तो आंसर हो जाएगा अरावली पर्वत। जल विभाजक यानी दोनों के जल को आपस में मिलने से अलग करते हैं, उनको जल विभाजक कहा जाता है। तो अरावली जो पर्वत है वह जल विभाजक का काम करता है। भारत का दक्षिणी भाग पठारी क्षेत्र है। भारत का जो दक्षिणी भाग है पठारी क्षेत्र है, जिसके उत्तर पूर्व और पश्चिम में कई पहाड़ियाँ हैं। जिसके उत्तर पूर्व और पश्चिम में क्या है, कई पहाड़ियाँ हैं। इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई 500 से 750 मीटर तक है। नर्मदा नदी संपूर्ण पठारी क्षेत्र को 2 भाग में बांटती है।
देखिए फिर एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, वह कौन सी नदी है जो संपूर्ण पठारी क्षेत्र को दो भाग में बांटती है? तो नर्मदा। लेकिन पूछा जाएगा कि सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र के बीच में जल विभाजक का काम जल विभाजक का काम कौन करता है? तो कहेंगे अरावली पर्वत। लेकिन पूछा जाएगा फिर कि संपूर्ण पठारी क्षेत्र को दो भाग में कौन सी नदी बांटती है? तो कहेंगे नर्मदा नदी। सतपुड़ा के दक्षिण ताप्ती नदी घाटी है। सतपुड़ा के दक्षिण में ताप्ती नदी घाटी है। नर्मदा और तापी दोनों नदियों ने संकीर्ण कछाड़ी मैदान का निर्माण किया है। ये दोनों नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती है। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, वह कौन सी नदियां हैं जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो आंसर हो जाएगा नर्मदा एवं तापी। यानी भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी कौन है? तो नर्मदा और तापी। कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। इस पठारी क्षेत्र के उत्तरी सीमा पर विंध्याचल पर्वत है। इस पठारी क्षेत्र के उत्तरी सीमा पर विंध्याचल पर्वत है। इसके पश्चिमी और पूर्व में कई पहाड़ियां हैं। पश्चिम में पश्चिमी घाट सह्याद्री के नाम से प्रसिद्ध है। देखिए पश्चिम में जो घाट पड़ता है, पश्चिमी घाट जिसको बोलते हैं, पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट कहिए या उसको सह्याद्री कहिए। यहाँ 3 प्रमुख दर्रा है। पश्चिमी घाट में 3 गो दर्रा है, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा कि बताइए पश्चिमी घाट के में कौन कौन दर्रा है? तो हो जाएगा थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। पूर्व में पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ अत्यधिक कटी छटी है। देखिए पश्चिमी जो घाट है वह कंटिन्यूअस है, सतत है, कहीं पर कटा फटा नहीं है। इसको पार अगर करना है तो आप दर्रे से ही पार कर सकते हैं पश्चिमी घाट को। और कौन कौन दर्रा से पार कर सकते हैं? तो थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। लेकिन पूरब में जो पूर्वी घाट है उसकी जो भी पहाड़ियाँ है वह कटी छटी है। कटी छटी इसलिए है कि बहुत सारी नदियाँ जो है इससे होकर बहती है। जैसे महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। देखिए यहाँ पर लिखा है महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियाँ पूर्वी घाट से होकर बहती है। पूर्वी घाट से होकर बहने वाली नदी में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियाँ है और उपजाऊ मैदान का निर्माण करती है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी पूर्वी घाट से होकर बहती है, उपजाऊ मैदान का निर्माण करती है। पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियों में ओडिशा का महेंद्रगिरी, आंध्र प्रदेश का नलामलई, पालकोंडा और बेलीकोंडा तथा तमिलनाडु का अन्नामलाई, पंचमलाई, शिवराय, पलनी, बेलगिरी उल्लेखनीय है। पूर्वी घाट की पहाड़ी में कौन कौन प्रमुख है? तो ओडिशा में पड़ता है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी जो पर्वत है वह पूर्वी घाट की पहाड़ी में आता है। यानी कहाँ पर है? तो ओडिशा में। आंध्र प्रदेश में नालामलई है, पालकोंडा है, बेलीकुंडा है। नालामलाई, पालकोंडा, बेलीकुंडा आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु का अन्नामलाई, पंचमलाई, शिवराय, पलनी, बेलगिरी उल्लेखनीय है। दक्षिण के पठार के पूर्वी और पश्चिमी किनारे पर तटीय मैदानों का विकास हुआ है। दक्षिण के पठार के पूर्वी और पश्चिमी किनारे पर तटीय मैदान का विकास हुआ है। पश्चिम में यह मैदान संकीर्ण एवं कटा छटा है। पश्चिम में यह मैदान जो है एकदम संकीर्ण है और कटा छटा है, जबकि पूर्व में चौड़ा एवं समतल है।
जबकि पूर्व में चौड़ा एवं समतल है। कच्छ के रण का मैदान समुद्री निक्षेप में उन्मजन से बना है। समुद्री निक्षेप में उन्मजन से बना है। उत्तर के विशाल मैदान के उत्तर पश्चिम में शुष्क प्रदेश है। उत्तर के जो विशाल मैदान है उसके उत्तर पश्चिम में शुष्क प्रदेश यानी रेगिस्तान है, जो राजस्थान की मरुभूमि है। जो राजस्थान की क्या है? मरुभूमि। यह थार मरुस्थल का भाग है। थार मरुस्थल का ही भाग है। यहाँ रेत के कई टीले मिलते हैं जो वायु के दिशा के लंबवत फैली है। यानी वायु का जो दिशा है उसके लंबवत फैली हुई है। टीला क्या है? लंबवत यानी ऊपर की ओर फैला है। दक्षिणी भाग में जहाँ बहुत तेज हवाएं चलती है, साउथ भाग में जहाँ बहुत तेज हवाएं चलती है, वहाँ बालू के टीलों का ढाल हवाओं की दिशा की ओर लंबी, सरल और लहरदार है, किंतु दूसरी ओर इनका ढाल अधिक खड़ा होता है। इनकी ऊंचाई 120 से 150 मीटर तक होती है। भौतिक विभाग समान तौर पर भारत को 6 भौतिक विभाग में बांट सकते हैं। ये तो आप 6 क्लास में भी पढ़े हैं। पहला है हिमालय पर्वत श्रेणी। उत्तर की ओर से इसका बंटवारा किया गया है, यानी पूरे भारत को बांटा गया है 6 भाग में। ऊपर है हिमालय पर्वत श्रेणी, यानी सबसे ऊपर में है हिमालय पर्वत श्रेणी। आइए, जैसे पर्वत श्रेणी खत्म होगा तो उत्तर का विशाल मैदान आएगा, जिसमें आपको बताए थे कि इसको कौन बनाया है? तो गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर बनाए हैं। जैसे विशाल मैदान खत्म होगा दक्षिण का पठार आएगा, और दक्षिण का पठार जैसे ही खत्म होगा तटीय मैदान यानी समुद्र के किनारे वाला मैदान, और उसके बाद पश्चिम में भारतीय मरुस्थल है और समुद्र की तरफ द्वीप समूह है। यानी पूछा जाएगा कि भारत को कितने भौतिक विभाग में बांटा गया है, तो कहेंगे 6। इस 6 नाम याद रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ऑप्शन डाल दिया जाएगा कि बताइए कि इनमें से कौन सा भारत का भौतिक विभाग नहीं है, तो आपको तो जानकारी होना चाहिए। अब पहला देखते हैं हिमालय पर्वत श्रेणी। देखिए, अब यहाँ से वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हो रहा है, इसलिए ध्यानपूर्वक समझिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन भर भर के परीक्षा में आते हैं। हिमालय पर्वत श्रेणी के बारे में जानिए। भारत की उत्तरी सीमा पर फैला हिमालय पर्वत श्रेणी भूगर्भीय रूप से नवीन एवं बनावट के दृष्टिकोण से बलित मुर्दार पर्वत श्रृंखला है। यानी हिमालय जो है भारत की उत्तरी सीमा पर है और नवीन है, यानी नया है, और बनावट इसका जो है वलित है, मुर्दार पर्वत श्रृंखला है, फोल्ड है, यंग फोल्ड माउंटेन इसको कहा जाता है। यह पर्वत श्रृंखला पश्चिम से पूर्व दिशा में सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच करीब 2500 किलोमीटर की लंबाई में अर्धवृत्त चाप के रूप में फैला हुआ है। यानी अर्धवृत्त अगर चाप लिया जाए उसी के रूप में फैला हुआ है। यानी इसकी लंबाई पूछा जाएगा कि कितने किलोमीटर में फैला हुआ है, तो याद रखेंगे 2500 किलोमीटर। हिमालय जो है 2500 किलोमीटर फैला हुआ है। किसके बीच में? था सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में। उत्तर में पश्चिम में सबसे सिंधु नदी है, पूर्व में उधर पूर्वोत्तर यानी असम की तरफ से ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है, वहाँ तक फैला हुआ है। असम हिमालय वहाँ पर बोला जाता है। तो वहाँ पर कि पूरा जो इसका डिस्टेंस है हिमालय पर्वत श्रेणी का, तो कहेंगे 2500 किलोमीटर। पूछा जाएगा कि हिमालय पर्वत श्रेणी का
डिस्टेंस कितना है तो कहेंगे 2500 किलोमीटर। किस रूप में फैला है तो अर्धवृत्त यानी चाप के रूप में फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसकी चौड़ाई लद्दाख में 500 किलोमीटर है, यानी इसका चौड़ाई देखा जाए हिमालय पर्वत की तो लद्दाख में 500 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में 160 किलोमीटर है, यानी 500 यहाँ पे और उसके बाद 160 किलोमीटर है। यानी आपको हम समझा रहे हैं, देखिए मान के चलिए कि यहाँ पर ऐसे फैला हुआ है, एक मिनट, मान के चलिए कि इस टाइप में फैला हुआ है हमारा कौन सा हिमालय पर्वत श्रेणी। तो यहाँ पर लद्दाख है, लद्दाख इस हिस्सा में, और यहाँ पर आपका अरुणाचल प्रदेश है इस साइड में। तो यहाँ की जो चौड़ाई है हिमालय की, यहाँ पर जो है 500 किलोमीटर है और इस सिरा पर 160 किलोमीटर है, और यहाँ का ये जो डिस्टेंस है इसके बीच वाला ये डिस्टेंस ये 2500 किलोमीटर है। तो आपको याद रखना है कि हिमालय पर्वत श्रेणी की चौड़ाई लद्दाख में कितनी है तो 500 किलोमीटर, जबकि अरुणाचल प्रदेश में 160 किलोमीटर, और इसका डिस्टेंस जो है 2500 किलोमीटर है। कितना है 2500। और इसका क्षेत्रफल यानी ये वाला सब भाग कितना है तो कहेंगे 5 लाख वर्ग किलोमीटर है, 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। समझ में आ गया होगा। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधताएं पाई जाती है। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधताएं पाई जाती है, यानी पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग में विविधता पाई जाती है। इसकी लंबवत रूप से 3 समानांतर श्रृंखलाएं हैं। इसका समानांतर श्रृंखला देखा जाए तो 3 है। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान आंतरिक हिमालय, अब चलिए इसको फिर समझ लेते हैं। यहाँ पर बोला है कि जो हिमालय पर्वत श्रेणी जो है लंबवत रूप से 3 समानांतर श्रृंखला है। मान के चलिए कि ये हिमालय, एक मिनट, मान के चलिए कि ऐसे है, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पर जो लद्दाख में इसकी जो चौड़ाई है 500 किलोमीटर है और यहाँ पर 160 किलोमीटर है। तो इसको अगर बांटा जाए तो 3 समानांतर में बांट दिया जाएगा, 1 2, एक और लेते हैं 3। तो देखिए ऊपर वाला जो है उसको हम लोग जो है इसको बोल देंगे आंतरिक हिमालय, उसके बाद इसको बोलेंगे मध्य हिमालय, इसको बोलेंगे बाह्य हिमालय। ठीक है, आंतरिक हिमालय को हिमाद्री के नाम से जानेंगे, मध्य हिमालय को हिमाचल हिमालय कहेंगे, और बाह्य हिमालय को शिवालिक कह देंगे। तो देखिए यहाँ पर बोला है सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय कहा जाता है। जो आंतरिक हिमालय कहिए उसको या महान हिमालय कहिए, जो सबसे उत्तरी भाग में हुआ यानी सबसे ऊपर की ओर होगा उस श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहेंगे। क्योंकि यहाँ पर हिमाद्री इसलिए कहेंगे क्योंकि यहाँ पर सालों भर इस भाग में बर्फ से यह भाग ढका रहता है। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, यानी कंटिन्यूअस है, कहीं पर कटाफटा नहीं है ऊपर वाला। इसकी औसत ऊंचाई जो है 6100 मीटर है। कितना है औसत ऊंचाई जो है 6100 मीटर है। इस श्रृंखला की विशेषता है कि इसमें सर्वाधिक ऊंचे शिखर तथा हिमालय के सभी प्रमुख शिखर यानी जितना भी
माउंट होते हैं, सब इसी में आते हैं, ऊंचे शिखर। अब देखिए हिमालय के कुछ ऊंचे शिखर का नाम बताया गया है। हिमालय में सबसे अगर ऊंचा कोई शिखर है वह है माउंट एवरेस्ट। अब माउंट एवरेस्ट का लोकेशन कहाँ है, तो नेपाल में है। इसकी ऊंचाई जो है 8,848 मीटर है। दूसरे नंबर में आता है K2, जिसको माउंट गाडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। ये भारत में है, 8,611 मीटर है। कंचनजंगा भारत में है, 8,586 है, 8,586। आपको क्या करना है, जितने भी ये शिखर दिए हैं उनका लोकेशन और साथ ही साथ ऊंचाई भी ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में दे दिया जाता है कि बताइए K2 की ऊंचाई कितनी है, तो आपको याद होना चाहिए 8,611, माउंट एवरेस्ट का 8,848, कंचनजंगा 8,586, 8,586। मकालू, मकालू कहाँ पर है, तो नेपाल, मकालू नेपाल, एवरेस्ट नेपाल। इसका देखिए माउंट एवरेस्ट का है 8,848 मीटर और इसका है 8,485 मीटर मकालू। उसके बाद और है धौलागिरी, धौलागिरी भारत में आते हैं, 8,167 है। उसके बाद है नंगा पर्वत, याद रखना है, ये पूछ देता है लोकेशन कहाँ पर किसका क्या है, तो ये याद होनी चाहिए। धौलागिरी अपने भारत में पड़ता है, नंगा पर्वत भी भारत में पड़ता है, अन्नपूर्णा भारत, कामेट भारत, नामचा बारवा भारत, गुरुला मंदाता नेपाल। महान हिमालय का ऊपरी भाग अभी आपको बताए थे, महान हिमालय का ऊपरी भाग हमेशा बर्फ से ढका रहता है तथा इसमें बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है। लद्दाख के उत्तर में कुछ अन्य पर्वत श्रेणियां भी फैली है, इनमें जास्कर पर्वत श्रेणी महान हिमालय की एक श्रेणी है। जास्कर के उत्तर में लद्दाख पर्वत श्रेणी और हिमालय के उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणी है, जिसे ट्रांस हिमालय कहा जाता है। जासर के उत्तर में लद्दाख पर्वत श्रेणी है, हिमालय के उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणी है जिसे ट्रांस हिमालय कहा जाता है। इसका शिखर K2, देखिए पूछा जाएगा K2 किसका सबसे शिखर है, तो कहेंगे K2 जो है काराकोरम पर्वत का है। हिमालय के उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणी है जिसे ट्रांस हिमालय कहा जाता है। इसका शिखर K2 भारत का सबसे ऊंचा और संसार का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है। पूछा जाएगा भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन है, तो K2 गाडविन ऑस्टिन। कौन से पर्वत श्रेणी का शिखर है, तो काराकोरम। और संसार का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है कौन, आपका K2। एक नंबर में कौन है संसार का, तो वह माउंट एवरेस्ट। K2 को गाडविन ऑस्टिन तथा गौरी नंदा पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। K2 गाडविन ऑस्टिन कहिए या गौरी नंदा कहिए। महान हिमालय के समानांतर दक्षिण में स्थित श्रृंखला को लघु हिमालय अथवा मध्य हिमालय कहा जाता है। अभी आपको बताएं, शुरुआत में जो ऊपर है सबसे उत्तर महान हिमालय या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहा जाता है, और बीच में जो है उसको लघु हिमालय अथवा मध्य हिमालय कहा जाता है। ये आपको ये भी बताएं कि हिमाचल हिमालय के भी नाम से जाना जाता है। यह हिमालय की सबसे कटी छटी श्रृंखला है। ये ऊपर वाला जो आप देखें कटफटा नहीं है, लेकिन यह सबसे कटी छटी श्रृंखला है। इसका निर्माण अत्यधिक संपीड़न तथा परिवर्तन शैलों से हुआ है। इसकी ऊंचाई 1800 मीटर से
45 मीटर के बीच तथा औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। देखिए बॉक्स में दिया है पंजाब, पंच आब, यह फारसी शब्द है। पंजाब जो है फारसी शब्द है। पंज का अर्थ होता है 5 और आब का अर्थ होता है पानी, अर्थात 5 पानी वाले क्षेत्र को पंजाब कहा जाता है। लघु हिमालय अथवा मध्य हिमालय के बारे में जानिए। यहाँ की कुछ चोटियाँ 5000 मीटर से अधिक ऊंची है। यहाँ नदियाँ 1000 मीटर तक गहरे गार्ज से होकर बहती है। शीत ऋतु में इस क्षेत्र में 3 या 4 महीने बर्फ गिरती है, जबकि ग्रीष्म ऋतु में यह मौसम शीतल और स्वास्थ्यवर्धक होता है। कश्मीर की पीर पंजाल श्रेणी इस भाग में स्थित है। हाँ देखिए यहाँ पर बहुत एग्जाम में पूछ चुका है कि बताइए कश्मीर की पीर पंजाल श्रेणी किस हिमालय के किस भाग में आता है, तो कहेंगे लघु हिमालय। पीर पंजाल श्रेणी कश्मीर का कश्मीर घाटी, शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग, यानी जितना भी आप समझिए ना, जितना भी पहाड़ी पर्यटन स्थल है वो सब लघु हिमालय के अंतर्गत आते हैं। यहाँ के सभी पर्वत श्रेणी घने सदाबहार वन से ढका रहता है। इसी क्षेत्र में कुछ घास के मैदान भी है, जिसे कश्मीर में मर्ग, जैसे गुलमर्ग, खिलनमर्ग, सोनमर्ग कहा जाता है। देखिए यहाँ पर कुछ घास के मैदान भी होते हैं लघु हिमालय के अंतर्गत, जिसे कश्मीर में मर्ग कहा जाता है, जैसे गुलमर्ग, खिलनमर्ग, सोनमर्ग, ये सब जो है घास का मैदान कश्मीर में है। हिमालय के सबसे दक्षिणी श्रृंखला को बाहरी हिमालय, अभी आपको बताएं, बाहरी हिमालय, उप हिमालय अथवा शिवालिक भी कहा जाता है। लास्ट वाला जो आउटर हिमालय जो है उसको शिवालिक कहा जाता है। यह हिमालय की सबसे निचली श्रृंखला है। यह पश्चिम में पोतवार के पठार क्षेत्र से प्रारंभ होकर पूरब की ओर तीस्ता नदी तक फैला है। पश्चिम में पोतवार का पठार है, वहाँ से शुरू होता है और पूरब की ओर तीस्ता नदी तक फैला है। यह हिमालय का सबसे नवीन भाग है। पूछा जाएगा हिमालय का सबसे नवीन भाग कौन सा है, तो शिवालिक। इसका औसतन ऊंचाई 900 से 1500 मीटर के मध्य 1600 किलोमीटर तथा चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है। मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच कुछ विस्तृत घाटियां भी है, जिसे दून या द्वार कहते हैं। मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच कुछ घाटी है, यानी मध्य के बीच में, मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में जो घाटी है उसको दून या द्वार कहा जाता है, जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, बुटवाल, कांगड़ा घाटी, अलीपुर द्वार, ये सब जो है ये कहाँ पर स्थित है, तब मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में। कई सारे एग्जाम में पूछा गया है कि बताइए मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच जो विस्तृत घाटी है उनको किस नाम से जाना जाता है, तो दून या द्वार कहा जाता है। उसका एग्जाम्पल भी पूछ लिया जाता है कि देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, बुटवाल, कांगड़ा घाटी, अलीपुर द्वार, ये सब क्या है, तो शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में विस्तृत घाटियां हैं। बिहार में पश्चिम चंपारण का उत्तरी पश्चिमी पहाड़ी भाग इसी शिवालिक श्रृंखला के अंतर्गत आता है। देखिए अब अपने बिहार की बात हो रही है। बिहार में जो पश्चिम चंपारण जिला है वहाँ पर जो पहाड़ी आपको दिखाई देती है ना, इसी शिवालिक श्रृंखला के अंतर्गत आता है। शिवालिक है, आपको ध्यान में होना चाहिए कि पश्चिम चंपारण का जो पहाड़ है वह शिवालिक श्रृंखला के अंतर्गत आता है। बिहार के लगभग 856 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर इसका विस्तार है। बिहार के लगभग 856 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर इसका विस्तार है। ये सोमेश्वर की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। पूछा जाएगा सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ है, सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो कहेंगे पश्चिम चंपारण में। हिमालय को
पश्चिम से पूरब तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर विभाजित किया जा सकता है। हिमालय को पश्चिम से पूरब तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया जाता है। ये तो हम समानांतर भी बांटे, लेकिन पश्चिम से पूरब तक भी बांटा जा सकता है। यह वर्गीकरण नदी घाटियों की सीमा के आधार पर किया गया है। सतलुज एवं सिंधु नदी के बीच में स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। कश्मीर हिमालय भी इसी के अंतर्गत है। सतलज तथा काली नदियों के बीच में स्थित हिमाचल हिमालय के नाम के भाग को कुमाई हिमालय के नाम से, काली तथा तीस्ता नदी नेपाल हिमालय का तीस्ता एवं दिहांग का सीमांकन करती है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि बताइए, नदी के दो नदी को दे दिया जाएगा, अब पूछ दिया जाएगा कि उसके बीच में कौन सा हिमालय है। जैसे पूछ दिया जाएगा कि सिंधु एवं सतलज नदी के बीच में कौन आता है, तो उसके लिए आपको याद रखना है। तो उसके लिए एक हम ट्रिक बता रहे हैं, आप आसानी से याद रख सकते हैं। उसका ट्रिक है इश्क इश्क तुमसे भी, इश्क तुमसे भी, इश्क तुमसे भी। देखिए ये नदी का नाम है सब। देखिए आई फॉर हो गया इंडस, एस फॉर हो गया सतलुज, के फॉर हो गया काली, टी फॉर हो गया टिस्टा, बी फॉर हो गया ब्रह्मपुत्र। ठीक है, इश्क तुमसे भी, इश्क तुमसे भी। ठीक है, इश्क तुमसे भी। फिर इसको अच्छा से हम एक बार लिखते हैं। देखिए ध्यान समझिएगा, इश्क तुमसे भी, इश्क तुमसे भी। अब देखिए क्वेश्चन बनेगा कि इस इंडस सिंधु को कहा जाता है, तो पूछा जाएगा कि सिंधु एवं सतलुज के बीच में कौन सा हिमालय। तो देखिए इसके देखो ठीक बन गया, इश्क तुमसे भी। अब इसके बीच में कौन पहाड़ होगा, इसके बीच में भी पहाड़ होंगे हिमालय, इसमें भी। तब देखिए कैसे याद रखेंगे। तो यहाँ पर है कि इश्क तुमसे भी, यानी एक लड़का है वो कहता है कि इश्क तुमसे भी, तो वो बोलती है कि तुम बोल रहे हो कि इश्क तुमसे भी। तब वो बोल रही है कि पी के ना आओ जी, पी के ना आओ जी। यानी जब इश्क तुमसे भी है तब पी के ना आओ जी, यानी इसको आप कहेंगे पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय कहिए या कश्मीर हिमालय कहिए। ये आपका है कुमाई हिमालय या हिमाचल हिमालय, ये आपका नेपाल हिमालय है, ये असम हिमालय है। तो पूछा जाएगा कि बताइए सिंधु और सतलज के बीच में कौन सा हिमालय आता है, तो कहेंगे पंजाब हिमालय। सतलज और काली नदी के बीच में कौन आता है, तो कहेंगे कुमाई हिमालय। उसके बाद पूछा जाएगा काली और तीस्ता के बीच में कौन आता है, तो कहेंगे नेपाल हिमालय। तीस्ता और ब्रह्मपुत्र यानी दिहांग के बीच में कौन आता है, तो कहेंगे असम हिमालय। ठीक है, इस तरह आप लोग याद कर सकते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। ब्रह्मपुत्र जो नदी है हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है, उसके बाद कोई नहीं है उसका भाग। दिहांग ब्रह्मपुत्र का ही नाम है। दिहांग और अरुणाचल प्रदेश में कहा जाता है। दिहांग महाखंड गार्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत के पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है।
इसे पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्य में है तथा मजबूत बलुआ पत्थर से बनी है। ये पहाड़ी किससे बना है? तो बलुआ पत्थर से बना है। ये घने जंगल से ढकी है, अधिकतर समानांतर श्रृंखलाएं एवं घाटियों के रूप में फैली है। पूर्वांचल में अभी हम लोग पढ़ें कि पटकोई, नागा, लुसाई, मणिपुर की पहाड़ी शामिल है। हिमालय की दक्षिणी ढाल बहुत तीव्र है। हिमालय का जो दक्षिणी ढाल है, हिमालय का जो दक्षिणी ढाल है बहुत तीव्र है, जबकि उत्तरी ढलान अपेक्षाकृत मंद है। जबकि उत्तरी ढलान क्या है? अपेक्षाकृत मंद है। हिमालय की दक्षिणी ढाल बहुत तीव्र है, इसलिए उत्तरी ढलान पर दक्षिणी ढलान की अपेक्षा हिमानियों का विस्तार अधिक है। इसलिए उत्तरी ढलान पर दक्षिणी ढलान की अपेक्षा हिमानियों का विस्तार अधिक है। अब देखिए उत्तर का विशाल मैदान। हिमालय पर्वत के दक्षिण और दक्षिणी पठार के उत्तर 3 प्रमुख नदी प्रणाली सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदी से बना यह विशाल मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान कहा जाता है। यह मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना है। जो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान है यह जलोढ़ मिट्टी से बना है। यह भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे अधिक उपजाऊ और घनी जनसंख्या वाला मैदान है। यानी देखिए जनसंख्या कहाँ पर निवास ज़्यादा करती है? जहाँ पर मिट्टी अधिक उपजाऊ होगी। तो यहाँ का जो मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी से बना है। यहाँ पर भरपूर खेती होगा तो जनसंख्या यहीं पर बसेगा। आप देखिएगा कि जनसंख्या हमेशा मैदानी इलाकों में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि सब सुविधाएं होती है, खेती करने की सुविधा होती है। लाखों वर्ष में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन में जलोढ़ के निक्षेप से इस भाग का निर्माण हुआ है। यह 7 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रफल में फैला है। 7 लाख। उधर हिमालय देखे 5 लाख। हिमालय 5 लाख है उसका क्षेत्रफल है, जबकि यहाँ पर देखिए इसका है जो है 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। पश्चिम से पूर्व इसकी लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है। अब देखिए ये जो है 2400 किलोमीटर है, लेकिन वो कितना था जी? 2500 किलोमीटर। पश्चिम से पूर्व इसकी लंबाई जो है पश्चिम से पूर्व लगभग 2400 किलोमीटर है, लेकिन उसका क्षेत्र डिस्टेंस कितना था? 2500 किलोमीटर। और 150 से 500 किलोमीटर चौड़ा है। और 150 से 500 किलोमीटर चौड़ा है। यह मैदान समानांतर समुद्र तल से 240 मीटर से अधिक ऊंचा नहीं है। यानी यह सामान्यतः मैदान जो है समुद्र तल से 240 मीटर है, उससे अधिक ऊंचा नहीं है। पश्चिमी मैदान की ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम और पूर्वी मैदान का ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। फिर समझिए पश्चिमी जो मैदान है, पश्चिमी मैदान का जो ढाल है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम और पूर्वी मैदान का उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। इस विशाल मैदान के मुख्यतः 4 उपभाग है। पंजाब का मैदान सिंधु और इसकी सहायक नदी के द्वारा बना भाग पश्चिमी मैदान पंजाब का मैदान कहलाता है। सिंधु और सहायक नदी के द्वारा जो भाग बनता है पश्चिमी मैदान उसको पंजाब का मैदान कहा जाता है। इसका बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। पंजाब में भारत में पंजाब और हरियाणा का पश्चिम भाग इसमें सम्मिलित है। इस भाग में हिमालय से निकलकर प्रवाहित होने वाली और इसकी सहायक नदियां झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास तथा सतलुज है। रावी और ब्यास के दोआब को ऊपरी भारी दोआब कहा जाता है। रावी और ब्यास के दोआब को
ऊपरी बारी दोआब कहते हैं। ब्यास और सतलुज के बीच के दोआब को विस्त दोआब कहा जाता है। देखिए इसको भी ध्यान रखना जरूरी है। क्या तो पूछा जाएगा कि रावी और ब्यास के दोआब को किस नाम से जाना जाता है? रावी और ब्यास। तो देखिए रावी ब्यास, तो देखिए बो आ रहा है, यहाँ पर रा आ रहा है, तो इससे याद रखेंगे। देखिए रावी में रा है ना, इसमें ब्यास में बो है, तो इसको बोलेंगे बारी दोआब। ब्यास और सतलज है, तो इसमें से ले लीजिए वी ले लीजिए, यहाँ पर सत ले लीजिए, तो हो गया विस्त, यानी विस्त दोआब कहा जाएगा ब्यास और सतलुज। और रावी और ब्यास बारी दोआब कहेंगे। विशाल मैदान का इसका उपभाग राजस्थान का मैदान है। यह अरावली पर्वत के पश्चिम में फैला है। ऊपरी उसका उपभाग राजस्थान का मैदान है, यह अरावली पर्वत के पश्चिम में फैला है। इस मैदान की औसत ऊंचाई 150 से 300 मीटर तक है तथा समान ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। यह अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेश है। बालुका स्तूप यहाँ की प्रमुख स्थलाकृति है। बालुका स्तूप। पूर्वी भाग में यहाँ कई पहाड़ियाँ हैं जिन्हें टोर कहते हैं। लूनी इसी प्रदेश की प्रमुख नदी है, यानी राजस्थान में बहती है लूनी नदी, जो वर्षा के दिनों में कच्छ के रण तक जाती है। कच्छ के रण तक जाती है, उसी में गायब हो जाती है। इस प्रदेश में सांभर, डेंगाना, डिंडवाना, कुचामन जैसे प्रसिद्ध खारे पानी की झील है। इसी प्रदेश में राजस्थान में सांभर खारा पानी की झील है, डेंगाना है, डिंडवाना है, कुचामन है। अब है गंगा का मैदान। जमुना नदी से लेकर पूर्व में बांग्लादेश की पश्चिमी सीमा तक फैले मैदान को मध्यवर्ती मैदान या गंगा का मैदान कहते हैं। यह घग्घर से तीस्ता नदी तक लगभग 1400 किलोमीटर लंबा है। इस मैदान की ढाल सामान्यतः उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। इसका विस्तार उत्तर भारत के राज्यों तथा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला है। इस भाग में स्थित मैदान को 3 उपभाग में बांटा गया है। ऊपरी गंगा का मैदान दिल्ली से प्रयागराज तक, मध्यवर्ती गंगा का मैदान प्रयागराज से फरक्का, निचली गंगा का मैदान गंगा का डेल्टा प्रदेश जो पश्चिम बंगाल तक फैला है। उत्तरी पश्चिम भाग के शिवालिक पहाड़ी और दक्षिण में छिटपुट पहाड़ियों को छोड़कर बिहार राज्य का अधिकतर भाग गंगा और सहायक नदी द्वारा लाई गई जलोढ़ से बना है। यहाँ गंगा का मैदान 2 भाग में बटा है, उत्तरी गंगा का मैदान तथा दक्षिणी गंगा का मैदान। उत्तरी गंगा का मैदान की प्रमुख नदियाँ गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा है। कोसी को बिहार का शुक भी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी। क्यों? क्योंकि यहाँ की नदी में प्रति वर्ष बाढ़ आता है। बाढ़ आने से यहाँ पर छाड़न झील, दलदल और चौर भूमि का विस्तार होता है। चौर भूमि कौन बनाता है? तो यहाँ पर बार बार आएगा तो छाड़न झील, दलदल, चौर भूमि का विस्तार होगा, चौर हो जाएगा, यानी पानी रहेगा। दक्षिण गंगा के मैदान की प्रमुख नदी, दक्षिण गंगा के मैदान की प्रमुख नदी कौन है? सोन है, पुनपुन है, फल्गु है, चानन है। ये नदियाँ ग्रीष्म काल में सामान्यतः सूख जाती है या जल की पतली धारा के रूप में बहती है। वृक्षारहित निम्न क्षेत्र को यहाँ टाल कहा जाता है। देखिए वृक्षारहित निम्न क्षेत्र को, यानी जहाँ पर वृक्ष नहीं रहते हैं उस क्षेत्र को यहाँ पर टाल कहा जाता है। जो नई जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है, जो नई जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है उसको टाल कहा जाता है। अब है ब्रह्मपुत्र का मैदान, पूर्वी मैदान। असम राज्य में सदिया के उत्तर पूर्व से होकर धुवरी स्थान तक लगभग 650 किलोमीटर लंबा है। इस मैदान के पश्चिमी भाग को छोड़कर सभी ओर ऊंचे पहाड़ी भाग है। इस भाग की ढाल क्रमशः उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर होती जा रही है। ब्रह्मपुत्र नदी इस मैदान के मध्य से गुजरती है।
इस नदी के बीच स्थित माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इसी के बीच में एक द्वीप पड़ता है, ब्रह्मपुत्र नदी बनाता है, जिसको माजुली द्वीप कहा जाता है। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। भौगोलिक आकृति की भिन्नता के कारण विशाल मैदानों को 4 भागों में बांटा गया है। नदियों द्वारा पर्वत से नीचे उतरते समय शिवालिक ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में छोटे बड़े पत्थरों के टुकड़े काफी मोटाई में जमा कर दिए जाते हैं। यानी लास्ट में छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े जमा हो जाते हैं, जिसको भाबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाबर। पूछता है एग्जाम में कि नदियों द्वारा पर्वत से नीचे उतरते समय शिवालिक ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में छोटे बड़े पत्थरों के टुकड़े काफी मोटाई में जमा कर दिए जाते हैं। इस निक्षेप को भाबर कहा जाता है। भाबर प्रदेश में छोटी छोटी नदियां लुप्त हो जाती है, उसी में पत्थर के अंदर चली जाती है, मालूम ही नहीं चलता है कि नदी है कि नहीं है। इस पट्टी के दक्षिण में नदियां या सरिताएं पुनः प्रकट होती है और दक्षिण में फिर उसी में से बाहर निकलती है। तब नौ में और दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है। जब निकलेगी ना तो दलदल का निर्माण करती है, जिसको तराई कहा जाता है। भाबर से होकर जब नदी निकलती है तो दलदल क्षेत्र का निर्माण करती है, जिसको तराई कहा जाता है। यहाँ पर ऊंची घास और घने जंगल फैले हुए हैं, जो वन प्राणियों से भरा है। ऊंची ऊंची घास रहेगा, उसी में वन्य प्राणी रहेगा। गंगा के मैदान में जहाँ नदियों तथा पुरानी मिट्टी के ऊंचे मैदान बन गए हैं, वहाँ नदियों के बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता है, उसे बांगर कहते हैं। गंगा के मैदान में जहाँ नदी द्वारा पुरानी मिट्टी के ऊंचे मैदान बन गए, वहां पर तो पानी, नदी के बाढ़ का पानी नहीं पहुंचेगा। और जब नहीं पहुंचेगा तो उसे बांगर कहेंगे। यानी पूछा जाएगा कि बांगर किसको कहेंगे, तो कहेंगे पुरानी मिट्टी के मैदान को बांगर कहा जाता है। इस क्षेत्र की मृदा में चूनदार निक्षेप पाए जाते हैं। इसमें चूना की मात्रा रहता है। नए का क्षारी भाग जो निचले मैदान है, जहाँ बाढ़ का जल प्रति वर्ष पहुंचता है या नए मिट्टी का परत जमा करते हैं, उसको खादर कहा जाता है। इसका प्रत्येक वर्ष पुनर्वीकरण होता है, इसलिए उपजाऊ मैदान गहन कृषि के लिए आदर्श माना जाता है। अब है दक्षिण का पठार। दक्षिण का पठार या प्रायद्वीपीय पठार आकृति की दृष्टि से त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजाकार है तथा प्राचीनतम गोंडवाना भूमि का अंश है। यह उत्तर की ओर चौड़ा है और दक्षिण में क्या है? संकीर्ण है। दक्षिण का जो पठार है उत्तर की ओर चौड़ा है, दक्षिण में संकीर्ण है। इसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। इसके उत्तर में अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ी है। इसके उत्तर में अरावली है, विंध्याचल है, सतपुड़ा की पहाड़ी है। पश्चिम में पश्चिमी घाट और पूर्व में पूर्वी घाट की पहाड़ी है। इस पठारी के 2 मुख्य भाग है, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। मध्य उच्च भूमि और दक्कन, जिसको सेंट्रल हाईलैंड कहा जाता है और दक्कन प्लेटू कहा जाता है, ये दक्षिण का पठार है। देखिए, मध्य उच्च भूमि सेंट्रल हाईलैंड। मध्य उच्च भूमि का अधिकतर भाग मालवा का पठार कहलाता है। मालवा का पठार, यह पठारी भाग पूर्व में महादेव श्रृंखला और उत्तर पश्चिम में परावली और मध्य में बिंद शिखर से घिरा हुआ है। इसके पश्चिम में राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र है। यहाँ बहने वाली नदियों में चंबल, सिंध, बेतवा, केन है। इसकी ढाल दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। यह भाग पश्चिम में चौड़ा तथा पूर्व में संकीर्ण है। इसके पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के
नाम से जाना जाता है। इसके सुदूर पूर्व के विस्तार को मुख्यतः दामोदर और स्वर्णरेखा नदी द्वारा प्रवाहित छोटा नागपुर का पठार कहा जाता है। इसके सुदूर पूर्व के विस्तार को, जो दूर तक फैला है, दामोदर स्वर्णरेखा नदी द्वारा प्रवाहित छोटा नागपुर का पठार कहा जाता है। विंध्याचल के दक्षिण में इन्हीं के समानांतर सतपुड़ा पर्वत तथा पूरब में अमरकंटक और छोटा नागपुर का पठार है। सतपुड़ा की 1352 मीटर धूपगढ़ चोटी पंचमढ़ी पहाड़ी पर है। धूपगढ़ चोटी जो है सतपुड़ा पहाड़ी का ही चोटी है, जो कि पंचमढ़ी पहाड़ी पर है। इस क्षेत्र में छोटा नागपुर का पठार भी एक सुप्रसिद्ध पठारी इकाई है। इसका विस्तार उत्तर में बिहार राज्य के गया जिला के दक्षिणी सीमा तक है। इस पठारी भाग में बहने वाली नदियां दामोदर, सोन और स्वर्णरेखा है। इसकी पश्चिम मध्यवर्ती भाग 1100 मीटर ऊंचा है, जो पात क्षेत्र कहलाता है। पात क्षेत्र छोटा नागपुर झारखंड का सबसे ऊंचा पठारी क्षेत्र है। रांची का पठार इसके पूर्व में है तथा इसकी ऊंचाई 600 मीटर है। तीसरा पठार निचले हजारीबाग का पठार है, 300 मीटर है। पारसनाथ की पहाड़ी 1365 मीटर ऊंची है। सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में तापी की घाटी है। नर्मदा और तापी दोनों नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अरावली की पहाड़ियाँ दक्षिण पश्चिम में गुजरात से लेकर उत्तर पूर्व में दिल्ली तक फैली है। दिल्ली के निकट इसे दिल्ली की पहाड़ी कहते हैं। अरावली की औसत ऊंचाई जो है 900 से 1000 मीटर तक है, किंतु दक्षिण पश्चिम में आबू के निकट इनकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू गुरु शिखर 1722 मीटर ऊंचा है। यानी माउंट आबू गुरु शिखर इतना मीटर ऊंचा है। दक्कन के पठार को दक्कन ट्रैप भी कहा जाता है। यह बेसाल्ट शैल द्वारा निर्मित है। पूछा जाता है कि बताइए दक्कन के पठार जो है किससे बना हुआ था, कहेंगे बेसाल्ट शैल द्वारा निर्मित है और लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के अधिकांश भाग, पश्चिम आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु राज्य के अधिकतर भाग आते हैं। यहाँ लावा की अधिकतम अनुमानित गहराई इतना 2134 मीटर तक है, किंतु पूरा वर्ग उत्तर की ओर गहराई अपेक्षाकृत कम है। पश्चिमी घाट उत्तर में तापी नदी के बाएं तट से प्रारंभ होकर दक्षिण में कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक 1600 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। इसे सह्याद्री की पहाड़ी भी कहते हैं। यहाँ 4 प्रमुख दर्रे उत्तर से क्रमशः थालघाट, भोरघाट, पालघाट और सिनकोट्टा है। दक्षिण की ओर पश्चिमी घाट नीलगिरी की पहाड़ी द्वारा पूर्वी घाट से मिल जाता है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, लेकिन दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर अन्नामलाई की पहाड़ी है। पूर्वी समुद्र में समांतर महानदी के घाट में नीलगिरी तथा दक्षिण पूर्व में पूर्वी घाट पर्वत फैले हैं। पश्चिमी घाट से बिल्कुल भिन्न है। यह अधिक कटा छटा है। कौन? पूर्वी घाट तथा पहाड़ियों के रूप में है। उड़ीसा में महेंद्रगिरी, आंध्र प्रदेश में नल्लामल्ला, पालकोंडा, तमिलनाडु में अन्नामलाई, पचपलाई, शिवराय, पलनी, बेलंगिरी,
पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ी है। ये पहाड़ी है महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी द्वारा पृथक है। ये नदी उपजाऊ मैदान तथा डेल्टा का निर्माण करती है। अब है तटीय मैदान। दक्षिण के पठार के दोनों किनारे पर तटीय मैदान का विस्तार है। इस मैदान का निर्माण समुद्री क्रियाओं तथा नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के द्वारा हुआ है। इस मैदान के दो बड़े भाग हैं, पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान उत्तर में खंभात की खाड़ी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी कोमोरिन अंतरीप तक फैला है। इसकी औसत चौड़ाई 10-60 किलोमीटर के मध्य है। इस मैदानी भाग में बहने वाली नदियाँ अत्यधिक तीव्र गति से बहती है, इसलिए नदियों के द्वारा मिट्टी का जमाव अधिक नहीं हो पाता है। इसके दक्षिणी भाग में कई लैगून पाए जाते हैं, लैगून झील पाए जाते हैं। न्यू मैंगलोरी और कोची के बंदरगाह ऐसे ही लैगून पर स्थित है। यहाँ पर कुछ अवशिष्ट मैदान का निर्माण हुआ है, जिसमें सौराष्ट्र और कच्छ का तटीय मैदान मुख्य है। पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को कोंकण और दक्षिणी भाग को मालाबार तटीय मैदान कहा जाता है। नदियों को तीव्र गति होने के कारण प्राय सभी नदियों को मुहाने ज्वारमत एक चूरी का विकास हुआ है। नदियों की तीव्र गति के कारण यह मैदान काफी छोटा है। पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी मैदान की अपेक्षा अधिक चौड़ा है। इसकी चौड़ाई 160 से 350 किलोमीटर तक है। यह भाग उत्तर में गंगा के मुहाने से दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला है। इस मैदान का निचला भाग डेल्टा है और ऊपरी भाग अत्यंत नदियों के नीचे से बना है। इसके निचली भाग में महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियों ने पठार के निचले भाग से अवसाद लाकर निक्षेपित किया है। इस मैदान में तट के निकट फैले लैगून पाए जाते हैं। इस तटीय मैदान के उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार तट तथा दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है। यहाँ पर आप समझिए इसको क्या कहेंगे। मान के चलिए ये हमारे भारत का नक्शा है। सपोज दैट ठीक है, यहाँ पर ये जो तट है, इस तट का नाम है मान लीजिए जो तट है ये पश्चिमी तट है और ये जो है सब पूर्वी तट है। ये पश्चिमी तट जो है 3 भाग में बटा है, 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग। ठीक है, तो इसको देखिए यहाँ पर महाराष्ट्र और गोवा वाला जो भाग है इस तट को बोला जाता है कोंकण तट। क्या बोला जाता है? कोंकण तट। और ये बीच वाला जो है कर्नाटक वाला जो भाग है इसको कन्नड़ तट बोला जाता है, कन्नड़। ये वाला केरला वाला जो है इसको बोला जाता है मालाबार तट, मालाबार तट। तो आप समझिए कि पश्चिमी घाट जो है 3 इसके तट है, कोंकण, कन्नड़, मालाबार। अब पूर्वी जो तट है 2 भाग में बटा है। जो तमिलनाडु वाला जो भाग है इसको बोला जाता है कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। और इसके बाद ये जितना आंध्रा से लेकर पश्चिम बंगाल तक है इसको उत्तरी सरकार कहा जाता है, उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार यानी नॉर्थर्न सरकार के नाम से जाना जाता है। ठीक है।